80 सीटें जीत रहे हैं। कमल का फूल खिल रहा है, साइकिल पंचर हो चुकी है, हाथ का पंजा जनता ने मरोड़ दिया है, हाथी यूपी छोड़ के भाग गया। ये सरकार बदलने जा रही है। 10 साल सरकार ने किसान, नौजवान और व्यापारी के साथ भेदभाव किया है और ये चुनाव संविधान बचाने का है। संविधान बचाने के चुनाव में हर वर्ग के लोग साथ आ गए हैं। अधिकांश भारत आज मोदी जी को वोट दे रहा है। वो लोग जो 400 की बात करते हैं ना, वो 400 है कि 450 है पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हर एक के मन में उत्साह है। वो चाहते हैं कि देश जिस तरह प्रगति कर रहा है, ये प्रगति अब रुकनी नहीं चाहिए। कि मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित तो पांचवा चरण कौन जीत रहा रण। पांचवें चरण की वोटिंग खत्म होने के साथ ही 428 सीटों पर मतदान पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यानी कि नतीजा 4 जून को आना है और लगभग सिर्फ और सिर्फ बचे 15 दिन शेष। 115 सीटों पर चुनाव बाकी है, 2 चरण अभी बाकी है। 57 सीटों पर अब 2 चरण में चुनाव होगा। जो कह रहा है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, दरअसल पिक्चर अधूरी है। असल लड़ाई अभी बाकी है। यूपी की 27 सीटें बचेंगी, बिहार की 16, पश्चिम बंगाल की 17 सीटें बचेंगी, हरियाणा में 10, हिमाचल में 4, दिल्ली की 7। यानी चुनाव अभी बाकी है। पांचवें चरण की कहानी आंकड़ों की जुबानी समझिए। कहानी क्या है? सियासी कहानी बताती है कि 49 सीटों पर पांचवें चरण में वोटिंग हुई। 8 राज्यों में यह वोटिंग हुई। 28 में से 20 राज्य में, यानी कि चुनाव अब खत्म हो चुका है। और आंकड़ों की कहानी दास्तान को समझे तो लगभग 428 यानी कि करीब 80% सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। पांचवें फेज में कहां कहां चुनाव हुआ, अब वो भी आपको बता रहे हैं। 14 सीटों पर यूपी की, बिहार की 5 सीटों पर, झारखंड की 3 सीटों पर, महाराष्ट्र की 13 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 7 सीटें, उड़ीसा की 5, जम्मू कश्मीर की 1, लद्दाख की 1 सीट पर चुनाव हुआ। जैसे कि हमने आपको बताया कि करीब 80% चुनाव लगभग खत्म हो चुका है और बचा 20% शेष। अब यूपी की किन सीटों पर आज मतदान हुआ, अब उस पर भी गौर फरमाएं। लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी, ये दोनों महत्वपूर्ण सीटें हैं कांग्रेस के लिए। पूरे उत्तर प्रदेश में देख लो। जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशांबी, बाराबंकी, फैजाबाद, केसरगंज भी बहुत दिलचस्प सीट है। बृजभूषण शरण सिंह खुद नहीं लड़ रहे लेकिन बेटे लड़ रहे हैं, और गोंडा सीट। ये वो सीटें हैं जहां पर मतदान हुआ। यूपी की इन सीटों पर वोट डाले गए। अब पांचवें चरण में किस किस उम्मीदवार की किस्मत ईवीएम में कैद हुई, जो वीआईपी उम्मीदवार कहा जाता है जिनको। राजनाथ सिंह लखनऊ से, स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश की सियासत में अमेठी सीट में हाई प्रोफाइल चुनाव हुआ। राहुल गांधी खुद रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके भाग्य का फैसला भी ईवीएम में कैद हुआ। पीयूष गोयल नॉर्थ मुंबई महाराष्ट्र से, मोदी सरकार के बड़े चेहरों में से एक। कौशल किशोर बड़े चेहरे, मोहनलालगंज से, उत्तर प्रदेश की सियासत का बड़ा नाम। करण भूषण सिंह, जैसे कि हमने आपको बताया, बृजभूषण के बेटे, केसरगंज से। उमर अब्दुल्ला बारामूला, जम्मू कश्मीर। चिराग पासवान
एक और बड़े चेहरे, हाजीपुर बिहार, वहां भी एक दिलचस्प लड़ाई बिहार में छिड़ी हुई है। अब आते हैं पहले चरण में किन किन सीटों पर कितने वोट पड़े उस पर भी गौर फरमा लीजिए, और कितने फीसदी वोटिंग हुई उसका भी जिक्र कर लेते हैं। 102 सीटों पर करीब 65% के आसपास वोटिंग हुई थी, और उसके साथ साथ अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो 26 अप्रैल को वोट डाले गए, 88 सीटों पर वोट पड़े और 66% के आसपास वोटिंग परसेंटेज। अब ये तीसरा चरण आप देख रहे हैं, 7 मई को हुआ, 93 सीटों पर वोट हुआ और करीब 66% के आसपास वोट डाले गए। चौथा चरण 13 मई, 96 सीटें और करीब 70% के आसपास वोटिंग। पांचवा चरण आप देख रहे हैं 20 मई को पूरा हुआ 49 सीटों पर। अब तक कुल मिलाकर 428 सीटों पर चुनाव पूरा हो चुका है, 428 सीटों पर, यानी कि 5 चरण पूरे हो चुके हैं। अब बचते हैं 2 चरण। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, समझेंगे कि आखिरकार जो दावे किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, किसके दावे में कितना दम, 5वां चरण कौन जीत रहा रण, आज होगी इसी पर बात। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान। सीटें जीत रहे, कमल का फूल खिल रहा है, साइकिल पंचर हो चुकी, हाथ का पंजा जनता ने मरोड़ दिया है, हाथी यूपी छोड़ के भाग गया। ये सरकार बदलने जा रही है। 10 साल सरकार ने किसान, नौजवान और व्यापारी के साथ भेदभाव किया है, और ये चुनाव संविधान बचाने का है। संविधान बचाने के चुनाव में हर वर्ग के लोग साथ आ गए हैं। अधिकांश भारत आज मोदी जी को वोट दे रहा है। वो लोग जो 400 की बात करते हैं ना, वो 400 है कि 450 है पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हर एक के मन में उत्साह है। वो चाहते हैं कि देश जिस तरह प्रगति कर रहा है, ये प्रगति अब रुकनी नहीं चाहिए। ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूं कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर दे। बार जरूर बदलाव होगा, क्योंकि जो जनता है, मैं ये महसूस कर रही हूँ कि जनता कुछ साइलेंट सी है, ज्यादा कुछ खुलकर बोल नहीं रही है। वो ये सब देख रही है कि ये क्या हो रहा है। बौखलाए हुए हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा होगी, और दिल्ली वालों, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। आज एक निगेटिव्ह विषय जुमलेबाजांच्या बाजूने जातोय, कारण पैशाचा पाऊस आता लोक स्वीकारणार नाहीत आणि पैसा घेऊन कोणी आपलं आयुष्य विकायला तयार नाहीये। ये 400 पार इसीलिए बोल रहे हैं कि लोकसभा में 553 सीटें हैं, 43 सीटें, 543 सीटों में 400 पार का मतलब 143 सीटें। जनता इस बार 140 सीटों के लिए भी इन्हें तरसा देगी। बोलता है, घर में बैठने वाले को वोट कोई करता नहीं। फेसबुक लाइव कैसे राज्य भी नहीं चलता है, देश भी नहीं चलता है, घर भी नहीं चलता है, और इसलिए लोग उनको हमेशा के लिए घर में बिठा देंगे और काम करने वालों का साथ देंगे। इस बार देश में जो लहर कहा जाए वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में चल रहा है, और 5वें चरण का जितने भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, उन सबको मेरी शुभकामनाएं। और इस बार जनता ने मन बना लिया है कि इनकी विदाई तय कर दी। पिछले 4 चरणों में लगातार कांग्रेस को जो समर्थन मिला है, कहीं ना कहीं मोदी जी उससे बौखला चुके हैं। तो हर किसी के अपने अपने दावे हैं।
और किसके दावों में कितना दम, आज उसी को टटोलने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं वो चारों आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। देवेंद्र प्रमुख साहब, बीजेपी के तेजतर्रार चेहरों में से एक। वरुण मिश्रा जी, कांग्रेस के युवा, तर्कसंगत बातें करते हैं और अपना तर्क मजबूती से रखते हैं। जगदीश सिंह जी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के अनुभवी चेहरे हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर धनोज इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले धनोज जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। देखिए, इस वक्त आईपीएल चल रहा है, वो आईपीएल वो वाला नहीं, क्रिकेट वाला। मैं इंडियन पॉलिटिक्स लीग की बात कर रहा हूं। और अगर आईपीएल की बात करूं तो क्रिकेट में कहा जाता है कि सेकंड लास्ट ओवर, सेकंड लास्ट ओवर मतलब कि यानी कि 2 ओवर बाकी हैं। धनोज जी, अब ये लास्ट के 2 ओवर बाकी बचे हैं और आप बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार में काबा, बिहार में बहुत सुंदर बात बा, लेकिन 2 लाइन से हम शुरुआत करेंगे, फिर आपके काबा का भी जवाब देंगे। गर किरदार दूसरों का हो तो लोग तौल देते हैं, गर किरदार दूसरों का हो तो लोग तौल देते हैं, जब बात अपनी हो तो बट्टा नहीं मिलते। बट्टा मतलब तोलने वाले, बाट, तराजू, पूरी प्रक्रिया होती वो नहीं मिलते। यानी गर किरदार दूसरों का हो तो लोग तौल देते हैं, जब बात अपनी हो तो बट्टा नहीं मिलते। आज 5वां चरण का हो गया खात्मा, जो भी है बड़े बड़े दावे लोग करते हैं। आपने पूछा काबा, तो देखिए बहुत सुंदर बात है। बिहार में उन्नति बा, बिहार में तरक्की बा, बिहार में सुरक्षा बा, बिहार में भविष्य बा, बिहार का भविष्य उज्जवल बा। लेकिन नीतीश बाबू का भविष्य क्या इस चुनाव के बाद? नीतीश बाबू का भविष्य, नीतीश बाबू कई सालों से मुख्यमंत्री है जी। ना तो मैं उनका प्रवक्ता हूं और ना तो मैं उसके पार्टी से कोई महत्व रखता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अभी देश का चुनाव हो रहा है, जिसमें मैं कह सकता हूं। लेकिन ना डॉक्टर धनोज, बिहार के चुनाव के नतीजे बिहार की सियासत पर क्या असर डालते हैं आप मुझसे ज्यादा बाखूबी जानते हैं। और नीतीश कुमार के भविष्य का फैसला भी ईवीएम में कैद हो रहा है, इस बात को दरकिनार कर रहे हैं आप। सुनिए, आप भी एक बात जानते, डूबते को तिनके का सहारा। ठीक, मैं उतना नहीं जानता, आप जानते मैं किस तरह बोलता हूं डिबेट में। अभी देश का चुनाव हो रहा है, नीतीश जी ब्रांच हो सकते हैं, जैसे किसी ट्री के ब्रांच हो सकते हैं, शाखा हो सकते हैं, लीफ हो सकते हैं, पत्ते हो सकते हैं, टहनी हो सकते हैं, लेकिन अभी उसको मुख्य धारा से मत जोड़िए। मुख्य धारा से वो विपक्ष में थे। अगर नीतीश जी विपक्ष में होते, विपक्ष का चेहरा होता, मैं तो कहता था बाकी से, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष के नेता होते, जिसको हम और आप सब, यानी आप ये कह रहे हैं कि बिहार की सियासत में इस फैसलों का नीतीश कुमार पर कोई असर नहीं पड़ेगा? जी, अब मैं वही कह रहा हूँ ना, जब चुनाव होगा 2025 में, तो उस टाइम बहुत सारे खिलाड़ी होंगे। अभी बहुत सारे खिलाड़ी जो है ना, चलिए पर्दे के पीछे भी है। आपकी राजनीतिक समझ ज्यादा हो सकती है, मेरे अंदर कम है, मैं मान गया आपकी बात। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि ये जो दावे किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, वो कह रहे हैं कि भाई 400 तो हमारी आ रही है, वो कह रहे नहीं 400 तो हमारी आ रही है। देखिए माय डियर चावला, ये बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। वोटिंग कम हो रही है, तब भी प्रमुख साहब खुश हो रहे हैं, कह रहे कोई दिक्कत नहीं। मिश्रा जी कह रहे हैं कि वोटिंग कम हो रही है तो हमारे पक्ष में हो रही है। देखिए, देवेंद्र प्रमुख साहब बहुत हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा है, बहुत अच्छे दिल के स्वभाव के भी अच्छे हैं। उनका दावा इसलिए हो सकता क्योंकि उसका नेता बहुत लोकप्रिय है। इतना लोकप्रिय नेता है इनका, जो देश के प्रधानमंत्री है, जिनके आगे सब पानी भर रहे हैं। अब दावा जो है, इन लोगों ने 400 पार का दावा किया है, 272 पे सरकार बनती है। 2019 में इनके 303 सीट आ चुके थे बीजेपी की। मैं उनमें जाना नहीं चाहता। आपने मुझसे एक बहुत अच्छा सवाल किया कि दोनों दल, यानी इंडिया और एनडीए, दोनों दल दावा कर रहे हैं कि हमारी 300 आ रही है तो हमारी 400 आ रही है। चूंकि 543 सीट ही हो रहा है, मतलब चुनाव, जिसमें आज आपको पता है अब 57 बच गए, 114 सीट पर चुनाव होना बाकी है। कहने का मतलब ये है कि 400 पार का जो है चुनाव हो चुका है। अब देखने वाली बात ये है कि इनके जो दावे में दम कितना। देखिए, देश में आज आप जहां भी घूम कर देखिए, चाहे सभा देख लीजिए, दोनों में भीड़ आ रही है।
चाहे अखिलेश यादव जी हो, राहुल गांधी हो, वो भी दावा ठोक रहे कि या ठीक आपकी बात आ गई, मैं समझ गया। एक मिनट प्रमुख साहब, जो डॉक्टर धनोज कह रहे हैं, मैं उसी बात को, ये मामला अंडर करंट है या कहानी कुछ और है? भीड़ तो उनकी रैलियों में भी जबरदस्त आ रही है और आपने वो नारा लगाना ये कह रहे हैं कि अब बंद कर दिया आपकी बार 400 पार, ऐसा क्यों? हमने कहा नारा बंद किया 400 पार का, और हमारा नारा तो बढ़ गया। अभी आपने हमारे बराबर के मुल्कों की जो प्रिंट मीडिया, उनका एक बयान भी देखा है कि चाइना के राष्ट्रपति तो 400 की बात कर रहे हैं, भाई उन्हें कितनी चिंता हो रही है? या पाकिस्तान जो है हमारी डिबेट कर रहा बैठ के, वो हमसे भी ज्यादा चुनाव लड़ रहा है, वो भी दावा कर रहा है। नहीं प्रमुख साहब, विषय चीन और पाकिस्तान नहीं है ना, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आप कह रहे हो कि आपकी बार 400 पार, हमें सबसे ज्यादा, और वरुण जी कह रहे हैं कि भाई इन्होंने तो नारा लगाना बंद कर दिया 400 पार का। हमें सबसे ज्यादा जो खुशी है ना, इलेक्शन जब डिबेट में कोई शब्द बोल रहे हैं, लोग सुने, तो वो जो प्रवक्ता बोलता है वो कितना झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, या उसकी बात में कितना दम है। सबसे ज्यादा खुशी आज ये है कि जो पिच हमने तैयार की थी, उस पिच पर आज सारी विपक्ष ने बैटिंग की है और लगभग मैच फाइनल की तरफ बढ़ रहा है। कौन सी पिच तैयार की थी आपने? नहीं, हम बता रहे हैं आप, हमने ऐसी पिच तैयार की थी कि विपक्ष एक चेहरा नहीं ढूंढ पाया। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है, मैं सारे गठबंधन पर, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन एक मिनट, आपकी पिच मुद्दों के आधार पर थी या चेहरों के आधार पर? कितनी बार गठबंधन बना, कितनी बार गठबंधन टूटा? प्रमुख साहब वो उसका उत्तर देंगे ना वरुण जी, मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन इतना बताइए, ज्ञानवर्धन करिए, चुनाव मुद्दों के आधार पर हुआ या फिर चेहरों के आधार पर? मैं आप ही की पिच की बात कर रहा हूँ। इलेक्शन दोनों चीज, मुद्दा भी था, चेहरा भी था। मुद्दा क्या था? और मुद्दा भी सॉलिड था और चेहरा भी सॉलिड था। क्या? और एक तर्क के साथ खड़े हुए, एक एक चीज लेकर खड़े हुए। क्या था मुद्दा आपका? तो कहीं विपक्ष का, गठबंधन या विपक्ष में रहने वाले लोग पूरे 10 वर्षों में सरकार को कहीं घेर सके। सर आपका मुद्दा क्या था, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जिसपे आपको यकीन है कि ये 400 पार होगा? पूरे देश की जनता ने 140 करोड़ लोगों ने अंडर साहब, मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा कि 5 ऐसे कौन से मुद्दे जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार होगा? 5 ऐसे कौन से मुद्दे? 400 से घने आगे की बात कर रहा हूं। सर ठीक है कि 580, 545 जीत जाइएगा, ठीक है, 1 मिनट होने तो दीजिए ना, 1 मिनट। दावे करने में क्या है? ओवैसी साहब भी कह रहे हैं मैं 500 जीत जाऊंगा। फिर मैं आपसे सिर्फ यह जानना चाह रहा हूं कि ऐसे कौन से 5 मुद्दे हैं कि कौन किस पर दावा करे। मेरे पास मेरा प्रधानमंत्री है, मेरे विकास कार्य है 10 वर्षों के, सर योजना है मेरी सरकार। अब दूसरी बात, आपकी बात मैं बिल्कुल सहमत हूं कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी है, लेकिन इसी देश ने इंदिरा गांधी को भी चुनाव हराया ना सर, अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे। मैं सिर्फ आपसे यह जानना चाह रहा हूं, ऐसा कौन सा मुद्दा है, ऐसे 5 कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर 400 पार का नारा दे रहे हो? इंदिरा गांधी जी ने वो काम किया था कि हारना पड़ा, नरेंद्र मोदी जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया। सर मैं आपकी बात से सहमत हूं, जनता तय करेगी ना, आप और मैं तो तय नहीं कर सकते। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, 5 ऐसे कौन से काम है जिसके आधार पर 400 पार का नारा दे रहे हैं आप? 5 प्रमुख मुद्दे हमारे जी। 370 35 से सुशासन, भारत की जीडीपी, भारत आज 5वें नंबर से 3रे नंबर पर आने वाली इकोनॉमी, कितने की जमाऊं, कितने 10 करोड़ लोगों के शौचालय में है, 10 करोड़ समथिंग लोगों के जो है मकान तैयार है, 4 करोड़ से ज्यादा दे दिए हैं, और मौजूदा वक्त में देश की जीडीपी कितनी है लोगों को दे दी। जो एम्स आपके पास लोग 2 की संख्या में टोटल थे, आज वो जो है 22 से 24 प्लस कर गए। हर राज्य में कोशिश की जा रही है, मेडिकल कॉलेज जो आपके पास सैकड़ों में थे, आज हमारे पास हजारों में है। प्रमुख साहब, जो एयरपोर्ट जिनकी के आप पूरे भारत में नहीं गिना प्रमुख साहब, लेकिन ये मुद्दे तो चुनाव में सुनाई नहीं दिए। बताइए, चुनाव में तो सिर्फ मुसलमान, मच्छी, नहीं हमने कोई मुसलमान नहीं किया थे सर, हमें नहीं घुमा सकते आप। आपके घुमाने के लिए बहुत डिवाइड में प्रवक्ता मिलेंगे आपको। हमारे पास सब चीज है ना, हम अपनी गलत बात पर अड़ते, कभी हम सच बात बोलते हैं, सच पर अड़ते हैं।
डंके की चोट पर बोलते हैं। मौजूदा जीडीपी कितनी है इस वक्त? जीडीपी मैंने कही ना, इकोनॉमी दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। सर वो तो आप कह रहे हैं, नारों में अच्छा लगता है, लेकिन मैंने पूछा मौजूदा वक्त में जीडीपी कितनी है? चैलेंज के तौर पर बोला है कि करके देंगे आपको भविष्य में। जीडीपी कितनी है मौजूदा वक्त में? शानदार तरीके की, शानदार है। बता दूंगा चार्ट उनके पास। सर आज बता दीजिए, आप कह रहे हो ना जीडीपी, तो मैं जीडीपी ही पूछ रहा हूं आपसे। आज जीडीपी टॉप स्तर पे, आज टॉप पूरी दुनिया के हिसाब से आप उसका विश्लेषण करा दीजिए। बैठाकर दो वरुण जी, शास्त्री है वरुण जी, बात तो प्रमुख साहब ने फतेह की बात कही। भाई हमारे पास अगर कोई आधार है 400 पार का, और वो है सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो कह रहे हैं कि आपका कौन सा आधार है, चेहरा कौन है? देखिए, प्रोफेसर धनोज जी ने 2 लाइन से बात की थी, तो मैं भी 2 लाइन से बात करूंगा कि वो तो पीतल था, उसे किस तरह सोना कहते, इससे अच्छा औरों पे भरोसा करते, वादे पर वादे, उन वादों पर फिर से वादे, 10 साल बीत गए उसको तमाशा करते। भारतीय जनता पार्टी के पास 10 सालों में देश के विकास का कोई रोड मैप नहीं। जिन मुद्दों पर यह सरकार बना कर आए, तो मुद्दों पर कभी बात नहीं की। चुनाव के दौरान सिर्फ मुसलमान मंगलसूत्र और भैंस पर रखे रहे। देश की जनता ने 10 साल से इनको जांचा, परखा, समझा, और 10 सालों में ये तय किया कि 10 सालों में पिछले भारतवर्ष सैकड़ों साल पीछे कर दिया इससे। जिस पेट्रोल को 70 रुपए पहुंचे 70 साल लगा, 10 साल में 105 रुपए पहुंचे। पेट्रोल मुद्दा ही नहीं था देश में। हाँ तो सुनिए, तो जिस नहीं, मैं आप कह रहे पेट्रोल मुद्दा था, मैं आपसे महंगाई मुद्दा था, पेट्रोल नहीं, महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं था। महंगाई मुद्दा, मैं आपके सामने करेक्ट करवाता हूँ। ये कह रहे महंगाई मुद्दा था देश का। एक मिनट वरुण जी, आप ही के पास आ रहा हूँ सर। एक मिनट, आपने विषय उठाया, आपने विषय उठाया सर, आप ही के पास आ रहा हूँ। एक मिनट, आप ही के पास आ रहा हूँ। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। वरुण जी का ऑडियो, एक मिनट। वरुण जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही का बात लेकर जा रहा हूँ। एक मिनट मुझे सुन तो लीजिए। एक मिनट सर, 1 सेकंड तो दीजिए ना। 1 मिनट, हाँ, एक सेकंड ही दीजिए, बस 1 सेकंड प्लीज। प्रमुख साहब ये कह रहे महंगाई मुद्दा था मुद्दा? नहीं, हम तो चाहते थे इलेक्शन, हमने तो हर डिबेट में कहा था कि आप हमसे चर्चा करें, सवाल करें डिबेट में आकर। नहीं, ये कह रहे मुद्दा था। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, था मुद्दा? नहीं, मैं ये बताता हूँ, मुद्दा होता तो आज फिर चर्चा जो है थोड़ी होती। वरुण जी प्लीज 1 सेकंड। प्रमुख साहब, मुद्दा था महंगाई? नहीं, हमारे विपक्ष के क्वेश्चन हमारे सामने तो इस तरह नहीं आए कि महंगाई उन्होंने मुद्दा बनाया हो। महंगाई मुद्दा नहीं था ना चुनाव में 5 चरण? हम कहा, हमने तो जिक्र ही नहीं किया महंगाई का। हाँ, तो महंगाई का माँ भी नहीं बोला आपने। माँ से मुसलमान बोल दिया, माँ से मछली बोल दिया, सब कुछ माँ से बोल दिया, लेकिन माँ से महंगाई नहीं बोला। आप खुद ही कह रहे हो। वो तो कह रहे हैं महंगाई मुद्दा था ही नहीं, हमने बनने नहीं दिया। अब आप प्रमुख साहब का ऑडियो नीचे, अब वरुण जी का ऑडियो रहेगा। वरुण जी आप बोलिए। वो ये कह रहे हैं कि महंगाई को मुद्दा बनने नहीं दिया हमने। गुस्से में तो ये सुन लीजिए वरुण जी। हमारी तो सरकार है जिसमें सिर्फ मुसलमान के सम्मान के लिए 1 मिनट और मुसलमानों को इस विकास का हिस्सा बनाया है। 70 वर्षों में कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, मायावती ने सिर्फ मुसलमान का शोषण किया है, उनकी वोट ली है, उनके बच्चों को शिक्षा। अच्छा 1 मिनट प्रमुख साहब प्लीज, प्रमुख साहब प्लीज। नहीं दिया हमने, विकास का हिस्सा मुसलमान को दिया। वरुण जी का ऑडियो रहेगा। 1 मिनट, प्रमुख साहब का ऑडियो नीचे। अब प्रमुख साहब का ऑडियो। वरुण जी वो ये बिल्कुल सपाट बात कह रहे हैं कि हमने महंगाई को मुद्दा बनने नहीं दिया। हाँ, उन्होंने और आप बना नहीं पाए। उन्होंने बहुत बार प्रयास किया कि महंगाई मुद्दा न बने, बेरोजगारी मुद्दा न बने, भ्रष्टाचार मुद्दा न बने, बड़ी महंगाई मुद्दा न बने, लेकिन इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। मैं तो क्षेत्र में हूँ लगातार, और मैं लोगों के बीच में आ जा, ये सही बात है कि इस बार विपक्ष से ज्यादा जनता चुनाव लड़ रही है। इसको स्वीकार करने, मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता हूं मैं, लेकिन मुझे कोई ऐतराज नहीं। इस बार जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी में, और निश्चित रूप से मैं जिस तरह लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों के बीच में परिवर्तन, बड़ा उत्साह है लोगों में परिवर्तन। लोग चाहते हैं कि उनको झूठ से छुटकारा मिले। 2014 में भी जनता लड़ी, 2019 में भी जनता ही लड़ी, मेरी बात 2024 में भी जनता ही लड़ रही है। एक मिनट सुन तो, 10 साल बहुत होते हैं,
10 साल जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिए कि शायद अब सुधार हो जाए या अब सुधार हो जाए या अब सुधार हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मोदी मैं जगदीश जी के पास जाऊं, इतना बताइए, रायबरेली बच जाएगी? धरातल पर नहीं लड़ना चाहती। रायबरेली बच जाएगी? रायबरेली का आप मेरी बात नोट कर लीजिए, 4 जून को फिर बहस करूंगा और मैं कहीं जाऊंगा नहीं। मैंने पहले कहा था मैं भागूंगा। आपने मुझसे वादा किया 4 जून को ना किसी शादी को अटेंड करोगे और ना ही जो है कोई नहीं अटेंड करूंगा। मैं कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, आप इसको फिर से राइट डाउन नोट नहीं, मैं ना वो जनता के सामने इसलिए बुलवा रहा हूं कि आप मुकरने वाले नेताओं में नहीं हो। 4 जून करता नहीं, मेरे बिल्कुल फिक्स है आपका, मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र और ना फोन स्विच ऑफ होगा आपका और ना ही आप किसी शादी को अटेंड करेंगे। निश्चित मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, आप मेरी क्रेडिट वहां से पता कर सकते हैं। नहीं, मैं जानता हूं वरुण जी, इतना तो समझ में आ जाता है। आपने वादा किया, आपकी बात मान गया मैं। अब सुनिए, 4 जून को मैं आपके सामने फिर डिबेट करूंगा। हाँ। और जो सीटें मैं बोल रहा हूं उसको आप लिख लीजिए। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, हाँ। अमेठी, रायबरेली, जौनपुर, कौशाम्बी और बाराबंकी, इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी या गठबंधन डायरेक्ट फाइट में है, हम चुनाव जीतेंगे। ये सीटें चूंकि मेरे संपर्क के लोग इस चुनाव में क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मुझे जानकारी नहीं वरुण जी, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अच्छी बात है। एक कॉन्फिडेंस नहीं, ये कॉन्फिडेंस नहीं, ये एक मेरा मैंने काम किया, क्या बात है। चलिए भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट, मैं जगदीश जी को ले आऊं जरा चर्चा में। जगदीश जी को पूरा वक्त जगदीश जी को। जगदीश जी, ये माननीय धनोज जी कह रहे थे कि इसमें वो मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि भीड़ बहुत आ रही है अखिलेश और राहुल को देखने के लिए, लेकिन ये भीड़ वोटों में तब्दील होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। 1000% गारंटी मैं दे रहा हूं। मैं गारंटी दे रहा हूं। ये चाइना वाली गारंटी तो नहीं है? अब 4 जून को आप खुद ही एहसास करेंगे। हाँ। अभी मैं आपके डिबेट में केवल पूरे दिन जो है, आज हमारे यहाँ वोटिंग थी और पूरे दिन मैं बूथ पे बूथ जा रहा था और पूरे लोकसभा क्षेत्र में मैं फतेहपुर से हूँ। फतेहपुर लोकसभा सीट जो है, आप लिख लीजिए, ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे हम। ऐतिहासिक, पिछले भी डिबेट में मैंने कहा था, इनकी जो ये मोदी जी को बहुत बड़ा नेता मान बैठे हैं और ये मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दे अलग हैं। तिलक जी, सबसे बड़ी बात है जो समझने वाली है, इस चुनाव में बीजेपी अपनी पिच पे नहीं खिला पाई, हमको विपक्ष को अपनी पिच पे नहीं खिला पाई। आज प्रमुख साहब आपके सामने कह रहे थे कि हम तो इनको बुला ले, अपनी पिच पे ही खिलाएं पूरा। अब इनको हमने अपनी पिच पे खिला दिया। आज जो सबसे बड़ा मुद्दा था तिलक जी, आरक्षण, संविधान की रक्षा, महंगाई, भ्रष्टाचार और बीजेपी के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का अहंकार। जिस तरह से बीजेपी का छोटा से छोटा नेता अहंकार की भाषा बोल रहा है, जनता को अच्छी नहीं लगी है। 2004 याद कर ले बीजेपी। जगदीश जी, जब 100 बातों की एक बात, प्रमुख साहब ने एक सवाल दिया। उन्होंने कहा 400 पार का आधार सिर्फ इतना है कि हमारे पास चेहरा है। हाँ। इनके पास कोई चेहरा नहीं है। जी जी, इसलिए 400 पार आपके सामने बोले। अभी वो बड़ी साफ गोई से तिलक जी मैं आपसे बता रहा हूं कि चेहरा तो हमारे पास तब होगा, ऐसा खिल के आएगा कि मोदी जी कहीं दिखाई नहीं देंगे। हमारे पास जब हम जीत कर आएंगे 4 जून को, तब चेहरा भी आपको मिल जाएगा। इनको जो भी, मैं आपकी बात से सहमत हूं जगदीश जी। इस देश ने देखा वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनते हुए, है ना? इस देश ने देखा चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनते हुए। इस देश ने देखा मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस देश को, मैं आपसे वही कह रहा हूं, देखा हमने, सबने देखा, है ना? और ये मनमोहन सिंह जैसे कुमार गुजराल जी को भी देखा, रात को पता चला सुबह शपथ लेनी है, हुआ ना जगदीश जी? तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जो आप कह रहे हो कि सरप्राइज दे देंगे हम, जी, वो तो कह रहे हैं कि हम सरप्राइज देने के लिए हमारे पास तो सिर्फ एक ही चेहरा है जिस पर जनता यकीन कर रही है, देश के प्रधानमंत्री। तिलक जी, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि जिस तरह से जनता का आक्रोश और परिवर्तन की आंधी है, मैं तो कह रहा हूं इनके होश उड़ जाएंगे, ये दिखाई नहीं देंगे आपको 4 जून को। ये जो बीजेपी वाले बैठे प्रवक्ता जी, जिस तरह से आंधी है तिलक जी, मैं बड़ी साफ गोई से, मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जिस क्षेत्र में और जो अगल बगल के अमेठी, रायबरेली, बांदा, हमीरपुर, ये आंधी गांधी की है या फिर अखिलेश की? अखिलेश और गठबंधन की आंधी। अखिलेश जी इस देश के बहुत बड़े नेता हैं। अखिलेश जी, आप देख रहे हैं इलाहाबाद में इतना
भीड़ थी कि भाषण नहीं दे पा रहे नेता। और हमारे फतेहपुर में सुन लीजिए तिलक जी, बड़ी मजेदार बात बताऊं। हमारे फतेहपुर में मोदी जी की 4 लोकसभा क्षेत्रों की सभा थी और 20 मिनट उनको भाषण देना था। मान्यवर 18 मिनट बोल करके और मतलब रप्पू चक्कर हो गए, 15,000 आदमी इकट्ठा नहीं हुआ। और हमारे नेता अखिलेश यादव जी 16 तारीख को आए थे, ये 17 को आए थे। जब अखिलेश यादव जी आए तो अपार जनसमूह। तो मैं बता रहा हूं, प्रमुख साहब, अगर वाकई में ये मामला अंडर करंट नहीं है तो फिर ये भीड़ कहां से इकट्ठी हो रही है विपक्ष के? इनको अंडर करंट, तिलक जी आपकी बात नहीं मानेंगे, ये बहुत अहंकारी हैं। ये अहंकार से भरे हुए हैं जिसका भगवान अहंकार इनका कहते हैं। जब ये राहुल गांधी जी को हरा रहे हैं, 5 लाख से कम जीते, 4-5 लाख से, तो आप हमसे जवाब दीजिएगा अगर राहुल गांधी जी न जीते, फतेहपुर हम न जीते, हम उसी दिन से आपको इस्तीफा दे दीजिए। ये अहंकार से कितना भरे हुए हैं। तिलक जी देखिए क्यों चिल्ला रहे हो भाई? मैं ऐसी कोई बात नहीं बोल रहा हूँ जिससे आप चिल्लाओ। इनका वैल्यूम डाउन करो भाई। तिलक जी मैं इनकी बात नहीं बोलता, अरे राम के मैं चुप हो जाता हूँ, आप बोल लीजिए। यही अहंकार आपको ले लूंगा। आज भगवान की बात कर रहे हैं। यही तो बदलाव हम देखना चाहते थे, ये दोहरी नीति हम क्लियर करना चाहते थे। ये क्यों बोल रहे हैं तिलक जी? जरा आप इनको वैल्यूम बंद करिए तो मैं अपनी जवाब दूं। मैं इस तरह का प्रवक्ता नहीं हूँ कि इनकी बात में इंटरप्ट करूँ या हमारी बात में इंटरप्ट करूँ। मैं वकील हूँ, मैं रनिंग कमेटी कभी नहीं करता। क्या चिल्ला रहे हैं पागलों जैसे भाई? समाजवादी पार्टी के मित्रों आइए और राहुल गांधी के साथ क्या होगा ऐसा सपना सोचना भी मत। वो तो दिन आने वाला नहीं है, लेकिन गठबंधन से पहले आपकी सोच मैंने उजागर की है। तब तक बोलने वाला व्यक्ति हूँ कि सोनिया गांधी बहुत पहले प्रधानमंत्री थी, बन रही थी, उनके पास बहुमत था। मनमोहन सिंह जी एक मिनट प्रमुख साहब, क्या करवा रहे हैं? एक मिनट जगदीश जी अपनी बात पूरी कर लें। जगदीश जी एक मिनट प्रमुख साहब मैं इस तरह के डिबेट में नहीं बैठता जिसमें हमारी बात को इंटरप्ट करे। मैं किसी बात को जगदीश जी आपको पूरा मौका देंगे हम। आप एक बोलेंगे तो रामचरितमानस, हम बोलेंगे तो महाभारत। एक मिनट सर, एक मिनट। अब ये रामचरितमानस की बात आ गई तो 1 मिनट अभी सबका ऑडियो नीचे। अब मैं जगदीश जी के पास जा रहा हूं। ये रामचरितमानस की बात आ गई तो याद आ गया मुझे कुछ। मेरा निवेदन है। हाँ जगदीश जी आप ही के पास आ रहा हूं, 1 मिनट सुन लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। प्रमुख साहब सुन लीजिए, अब मैंने ऑडियो सर थोड़ा नीचे करवाया, रुकिए 1 मिनट रुकिए। आपने रामचरितमानस की बात की, आप लोगों ने एक बात पर गौर किया? जो स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में रहकर रोज बयान दे रहे थे, सपा से निकलने के बाद उन्होंने कितने रामचरितमानस पे बयान दिए? कितने? और क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य आप खामोश हो गए? जरा सोच कर देखिए प्रमुख साहब, ये सियासत है। यही तो पूछना चाह रहा था अभी जगदीश जी के पास जा रहा हूं मैं। अब जगदीश जी के पास ही जाएंगे। जगदीश जी वो तो दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रायबरेली भी नहीं बचेगी। प्रमुख साहब कह रहे हैं। तिलक जी हम कहने को कह दें कि पूरे देश में हम जीत जाएंगे। जबान ओट में ओट पटक देने से कोई वो नहीं हो जाता है जी। अगर ये रायबरेली ये शर्त लगा लें कोई हमसे, या इनको रायबरेली में अगर ये जीत जाएंगे तो कहते हैं कि ये पूरा राजपाट छोड़ देंगे। मैं चैलेंज करता हूं इनको, अगर ये रायबरेली जीत गए तो पूरा देश। रायबरेली की बात कर रहे हो? 1 मिनट, आप ही की बात आपने चैलेंज किया। 1 मिनट। एक प्रमुख साहब वो ये कह रहे हैं, देखिए मैं चाहता नहीं हूं, आप मेरे मित्र हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी रायबरेली से जीत गए तो आप राजनीति से संन्यास ले लोगे? देखिए तिलक सर, एक चीज और कहता हूँ। हाँ। ये भावात्मक राजनीति जो है ना, हाँ। अब हम चर्चा कर रहे हैं, जगदीश जी ने बड़ी अच्छी शर्त लगा दी। अगर नहीं, वो चैलेंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप रायबरेली जीत रहे हो तो अगर जीत जाते हो तो जगदीश जी आप ही की बात, वो ये कह रहे हैं कि राजनीति से संन्यास ले लोगे? प्रमुख साहब ऐसा नहीं बोलूंगा कि जब मैं पढ़ूं तो रामायण, तुम पढ़ो तो गीता हो जाए वही। अगर मैं रामायण पर चल रहा हूं तो रामायण पर चर्चा होगी, अगर मेरी गीता की चर्चा है तो गीता पर ही चर्चा। नहीं ठीक है, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए सर, अच्छी बात है, सब कुछ पढ़ना चाहिए, लेकिन इतना बताइए, वो कह रहे हैं अगर राहुल गांधी जीत जाते हैं रायबरेली से, राजनीति से संन्यास ले लोगे? चाहता हूँ तिलक सर, मेरी बात सुन लीजिए। आप सवाल घुमा रहे हो प्रमुख साहब। क्लीन स्वीप उत्तर प्रदेश को कर रहा हूं मैं, तो वही तो वो कह रहे हैं कि अगर रायबरेली आप हार गए तो राजनीति से संन्यास ले लोगे?
या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी बिना या आधार के अखिलेश बोल रहे जी हैं। या किसी पर मुझ पर चर्चा कराने से क्या फायदा? क्यों बड़े नेताओं के लिए ऐसी जुबान निकलवाते हो? इन लोगों की तो होती है आदत बोलने की। ये तो देश के प्रधानमंत्री अच्छा, चलिए, नहीं बोलना चाह रहे आप कुल मिला के। हम कोशिश करते हैं कि सम्मानित नेताओं का सम्मान रहे। नहीं, ठीक है आपकी बात। तो आपने कहा था ना रायबरेली, वो कह रहे हैं कि मैं चैलेंज दे रहा हूं, तो मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे। ओके धनोज जी, जल्दी से, फिर हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ रहे हैं। वरुण जी, फिर आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट। जगदीश जी कह रहे हैं कि आप जो दावा कर रहे थे डॉक्टर धनोज, कि भाई ये वोटों में तब्दील नहीं होगी भीड़, सिर्फ राहुल गांधी और अखिलेश यादव को देखने के लिए जनता आ रही है। लेकिन जगदीश जी कह रहे हैं कि नहीं, मामला जो है अंडर करंट वाला है। देखिए, थोड़ा सा समय का सदुपयोग कर लेता हूँ जी, आपको समझ में आ जाएगा। ना आप दूर हैं ना हम करीब हैं, जगदीश जी के लिए, क्योंकि वो एडवोकेट है, मुझे अच्छा लगा। ना आप दूर है ना हम करीब है, फिर भी बरसों से जनता गरीब है। आज एक ही सवाल चल रहा है हमारे देश के अंदर, करंट लगने के बाद तो आदमी मर जाता है या हॉस्पिटलाइज हो जाता है, वो तो 4 तारीख को होगा। लेकिन मेरी बात उस टाइम अधूरी हो गई थी, मैं 10 सेकंड में पूरी कर लूं, कि जो भीड़ है और नेता भाग जाते भाषण दिए बिना। क्योंकि नेता का मतलब होता है कि मंच पर डटे रहो और अपने दिल दिमाग की बात अपने समर्थक को बताओ कि आप क्यों आए। अभी जगदीश जी कह रहे हैं कि भाषण भी नहीं दे पाती है, तो सत्य है। देश में भाषण देने वाले नेता का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो नेता भाषण नहीं दे पाते, इसीलिए तो कहते हैं कि ना अखिलेश यादव ढंग से बोल पाते हैं, ना राहुल गांधी ढंग से बोल पाते हैं। उसकी खामियाजा उनकी पार्टी को भुगतना पड़ता है। तो इन लोग को अच्छा नेता ढूंढना चाहिए, बोलने वाले। कंपेरिजन नरेंद्र मोदी, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी अपनी बातों को, अरे आप वकील हैं, धनोज जी, कौन कैसा भाषण देता है ये जनता को तय करने दीजिए ना, आप कैसे तय कर देंगे? मैं तय नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जनता कह रही है बात। मैं थोड़े कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जनता कह रही है कि जिनको बोलना नहीं आ रहे, जिनको समझाना नहीं आ रहे, सिर्फ भीड़ हो जाने से क्या हो जाता है? ये आप कैसे तय कर पा रहे हैं? मैं तो तय तो कर रहा हूँ ना। मैं नहीं तो कैसे कर रहे? कोई आधार तो होगा ना आपका। अरे जनता बोल रही है ना, जनता के बीच में मैं रहता हूँ, आपको पता नहीं है? अच्छा, तो मतलब जनता बता रही है आपको? जी, जनता बता रही है। तो आप उनकी रैली अटेंड करने गए थे, अखिलेश और राहुल की? अब अरे मैं तो जो बुलाता है, जो मेरे को इंटरव्यू देता है या जिसकी बात है, मैं तो कर ही लेता हूँ। आप ही कह रहे हो ना कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली में गए होगे, तभी तो जनता ने कहा होगा आपसे। अरे मैंने आपको क्या कहा? जनता जो पूरे भारत का, जनता जो किसी का थोड़े में है। भारत की जनता अपना बात नहीं, धनोज जी तर्क के साथ अपनी बात रखिए ना। आप कैसे तय कर दोगे कि भैया राहुल गांधी भाषण कैसा देते हैं और अखिलेश यादव कैसा देते हैं? आपको यह बात भली भांति पता है। अभी वरुण जी ने मुझे कहा कि प्रोफेसर धनोज कुमार की तरह 2 लाइन कहता हूं। आप जानते हैं कि मैं इसका एक्सपर्ट हूं। आप जानते हैं कि नहीं जानते कि मैं बातों बातों में बना देता हूं। ठीक, अब कोई बनाएगा तो बातों बातों में बनाना, कोई बनाएगा, बहुत अंतर होता है। एक सत्य और एक नकल करना बहुत अंतर होता है। कि आप धनोज से बात करिए ना। और मैं तब से कह रहा हूं, मोदी जी के मुकाबले ये नेता लोग अपनी बात को कह नहीं पाते। ठीक, ओके, वरुण जी जवाब दे रहे हैं, फिर डॉक्टर धनोज के साथ हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ेंगे। वरुण जी जवाब दीजिए जल्दी से प्लीज। देखिए, एक तो डॉक्टर साहब बिना सिर पैर की बात करते, बात का जवाब देने वाजिब नहीं लगता। मैं तो बात करूंगा इनकी बात में कोई तर्क नहीं। वरुण जी, अगर फोन पास ले आएंगे तो आपका ऑडियो परफेक्ट आएगा। आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। अच्छा जी, आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी बिल्कुल। अच्छा, जी बोलिए। देखिए, मैं तो बात करूंगा मुद्दों की। इधर एक वो शेर है ना, तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता कारवां क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिरा नहीं तेरी रहबरी पर सवाल। आज 10 साल में देश की जनता यही तो जानना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी से। और ये जो लोग निराश होकर वोट देने नहीं जा रहे, कल मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, वो अपना स्वयं आज वोट देने अमेठी नहीं गए। मैंने उनसे पूछा कि यार आप वोट देने क्यों नहीं जा रहे? उन्होंने कहा मैं बहुत निराश हूँ वर्तमान निजाम से, भारतीय जनता पार्टी से बहुत निराश हूँ। आपको भी वोट नहीं डाला? नहीं, वो वोट देने गए ही नहीं। वो बोले मैं कांग्रेस को तो वोट दूंगा नहीं और बीजेपी से मैं नाराज हूँ। अच्छा, आपको तो वोट देगा नहीं कोई, आप ही कह रहे हो?
उन्होंने कहा, चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जैसे मुझसे कोई कहते कि मैं भाजपा को वोट दे दूं तो मैं कभी नहीं दे सकता। नहीं, बहुत अच्छी बात है, ईमानदारी से वो बोले कि हमें भी ऑप्शन नहीं मानती पब्लिक। हाँ, मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों वोट नहीं दे रहे हो अपनी पार्टी को। उन्होंने कहा 10 साल में जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी, एक भी वादा उस दिन से पूरा नहीं हुआ, और मैं अपने बूथ पर अपने लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं वोट देने नहीं जाऊंगा। वो सुल्तानपुर में रहते हैं, अमेठी के मतदाता। यही कमोबेश स्थिति पूरे देश में है। लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देना ही नहीं चाहते किसी कीमत पर, और यही कारण है कि आज देश भर में इंडिया गठबंधन के लिए जो अंडर करंट है वो निश्चित रूप से परिवर्तन का संकेत है और जबरदस्त। अनिल गर्ग साहब भी जुड़ गए। गर्ग साहब कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिर आपके सामने बात करूंगा 4 जून को। गर्ग साहब, वरुण मिश्रा जी, जगदीश जी दोनों कह रहे हैं कि मसला इंडिया गठबंधन का अंडर करंट है मामला, और प्रमुख साहब कह रहे हैं कि हम तो बहुमत तो हासिल कर चुके हैं, अब बढ़ रहे हैं 400 पार की तरफ, लेकिन चुनाव तो अभी बाकी है, सेकंड लास्ट ओवर है, और लास्ट के ओवर तक जब तक मैच खत्म ना हो जाए तब तक तय कर पाना यह मुश्किल है कि भाई मुकाबला किस ओर जाएगा, लेकिन दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। आपका आकलन? देखिए, 4 जून तक तो 3 साथी बैठे हैं, तीनों पे तीनों जीत रहे हैं, इसमें क्या शक है। 4 जून तक तो तीनों कहना ही चाहिए, और क्यों नहीं कहना चाहिए। अभी तो 2 चरणों का चुनाव बाकी है, पब्लिक में नैरेटिव भी सेट करना है, आने वाली जो सीटें हैं उन पे मुकाबला करना भी है, जीतना भी है। पिछला क्या हुआ इन सबको ठीक से मालूम है, लेकिन नहीं बोलेंगे और बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आगे वाला मैच भी तो खेलना है। पिछली बार खराब खेल गए तो इसका मतलब थोड़ी आगे वाले जो बल्लेबाज आएगा उसको इतना मोरल डाउन कर दे कि जो बची हुई गेंदों को खेल ही ना पाए, तो उसको अच्छा करेगा। यहाँ तो हालत ये है कि लास्ट बॉल पे भी कहेंगे ना, हर 6 बॉल पे छक्के लगा ला, तब भी वो बल्लेबाज कहेगा जी मैं लगा लूंगा, क्या चिंता है। चाहे पहले वाले बल्लेबाज 1 ओवर में 1 रन भी ना बना पाया हो। खैर, मैं वापस मुद्दे पे आता हूँ। देखिए, 5 चरण के चुनाव हो चुके, मोटा मोटी जनता ने अपना मन जो भी बनाया है वो अधिकतर सीटें तो चुनाव हो चुका तो ईवीएम में कैद है। लेकिन मुद्दों की जो बात है, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, मान लो इन 14 सीटों की बात करेंगे, आंकड़ों पे जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के तो बल्ले ही बल्ले हैं। आप बोलेंगे 2014 में हमने 12 जीती थी, इनमें से 2019 में हमने 13 जीती थी, अब 14 की 14 जीतेंगे, कह सकते हैं, क्योंकि आंकड़े इनके पक्ष में। लेकिन ये बात भी सही है कि हमेशा एक ही तरह का फैसला नहीं होता। तो सारा दारो मदार इंडी गठबंधन का एक ही चीज पे निर्भर है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होगा, और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के चलते जनता बीजेपी को वोट नहीं देगी और हम जीत जाएंगे। इसके अलावा 2019 और 2024 के बीच में इंडी गठबंधन के नेताओं ने, उनकी पार्टी ने कोई ऐसा रोड मैप नहीं तैयार किया कि हम तो जनता को अटैच कर सके। यानी ये नेगेटिव वोटिंग पे सोचते हैं इनको वोट मिलेगा, एक ही बात सोचते हैं कि जनता किसी न किसी रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नाराज होगी, एनडीए गठबंधन के नेताओं से नाराज हो जाएगी और हमें वोट दे देगी। ठीक, जगदीश जी, और इसके इनको इत्तेफाक रखते हैं बात जो अनिल जी कह रहे हैं, फिर आ रहा हूं वरुण जी और प्रमुख साहब आपके पास। ऐसा है कि अनिल जी जो है, तिलक जी, हम लोग बहुत साफ गोई से ये घुमा करके बीजेपी का समर्थन कर, हम लोगों ने निगेटिव कहीं बात नहीं की है कि हमको इनकम्बेंसी से एक निगेटिव वोट मिल जाएगा। ये आपकी बात सही है अनिल जी की कि जहां जहां पर बीजेपी के 10 साल वाले एमपी थे और उनको टिकट मिला है, तो निश्चित रूप से उनकी एंटी इनकम्बेंसी है। तिलक जी, इसको हम स्वीकार करते हैं बड़ी साफ कोई। भाई, मुगले आजम बहुत अच्छी फिल्में आदमी कितनी बार देखे, मुगले आजम बहुत अच्छी फिल्में आदमी ऊब जाता है, तो वो भी एक कारण है हमारे जीत का, और उन सीटों पे हम और ज्यादा बड़े बहुमत से जीतेंगे। जो तीसरी बार लड़ रहे हैं, तीसरी बार लोकसभा का टिकट पाए हैं, लगातार 10 साल रहे, उन सीटों पे और अगर थिएटर पर ये पिक्चर बरकरार रही तो बरकरार नहीं रहना तिलक जी, पर ये ख्याली और अपना बना लें। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ। अच्छा गर्ग साहब, पहले आप अपनी बात रख लीजिए, फिर वरुण जी आप। नहीं, मैं पूरी कर लूं। मैं तिलक जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। तस्दीक कर दी, उसको सेकेंडेड कर दिया कि हाँ ये बात है कि हमें भी लग रहा है कि 10 साल से बैठे हैं, अगले 5 साल उनको नहीं मिलेंगे। और कुल मिला के इन्होंने कहा इनमें और बातों में से एक बात है, मेरा ये कहना यही एक बात है, क्योंकि आप इनसे पूछिए कि आपने अगले 5 साल का उत्तर प्रदेश के लिए, भारत के लिए क्या रोड मैप बनाया इंडी गठबंधन ने? कोई रोड मैप नहीं है। जो गारंटियां हैं वो इस तरह से है कि व्यवहारिक ही नहीं दिखेगी। अगर आप सारी की सारी गारंटियां मान लें तो आपके पास बजट ही नहीं होगा। तो कुल मिला के कहानी इतनी सी है
कि लगता है कि 2009 में जगदीश जी जल्दी से तिलक जी हमको जवाब देने दीजिए इनका। मनमोहन सरकार गिर जाएगी और हम जीत जाएंगे, अडवाणी जी पीएम बनेंगे। वैसे ही स्थिति 2024 में एनडीए गठबंधन की है। उनको लगता है कि अब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा और हम जीत जाएंगे। किसी मुद्दे पे कोई स्पष्टता इनकी और बाकी मेरे को तो नजर नहीं है। ठीक, जल्दी से जगदीश जी। जगदीश ने एक बात और कही, क्या है, जैसे मनमोहन सिंह सरप्राइज दिया था, हमने एक सरप्राइज और इस बार आ जाएगा। तिलक जी वरुण जी दिल पर मत लीजिएगा जगदीश जी की बात को, वो कह रहे हैं कि सरप्राइज दे सकते हैं हम। ठीक, जगदीश जी जल्दी से बात पूरी करिए। बिल्कुल बात मैं पूरी कर दे रहा हूं। ये बड़े खुश हो रहे हैं अनिल जी, क्योंकि ये बीजेपी के समर्थक हैं और मैं बड़ी साफ गोई से डिबेट में आता हूं। जनता मेरी बात सुन रही है। ये बहुत खुश हो रहे हैं अनिल गर्ग जी कि हमारे पास केवल एक ही मुद्दा है। अरे गर्ग जी, जो आपके पास केवल विद्वता है, आपके पास केवल माइंडसेट है, आपके पास केवल विजन है, बाकी देश बिल्कुल बेवकूफ बैठा है। आप ये मान करके बैठे। हम लोग कुछ नहीं जानते। इंडिया गठबंधन के नेता, राजनेता सारे के आपके अनुसार, आपके कथनानुसार सारे मूर्ख। 5 साल क्या करेंगे? अरे मान्यवर शर्म करिए। अटल बिहारी वाजपेयी वाली दशा होगी 2004 की आपकी। 2000 इंडिया शाइनिंग फील गुड में आप मनमोहन सिंह दूसरा आ रहा है। नोट कर लीजिए आज मेरी बात। और आपकी विद्वता आपके मुबारक हो। नोट कर लें आपकी बात। ठीक है जगदीश जी, एक मिनट गर्ग साहब, एक मिनट। वरुण जी वो ये कह रहे हैं कि जिसे आप चेहरा समझ रहे हैं वो चेहरा है ही नहीं, चेहरा आएगा मनमोहन सिंह की तरह। वरुण जी समझ रहे हैं आप? जी जगदीश जी कह रहे हैं। देखिए अभी जिन्होंने उत्तर प्रदेश में आपको 17 सीटें दी हैं। अब मुझे सुन लीजिए जी। अनिल गर्ग जी कहते हैं इनको सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी का सहारा है, इनके पास कोई रोड मैप मैं अपने बता देता हूँ। अनिल जी भी थोड़ी अपनी जानकारी दुरुस्त नहीं खटाखट अब वाली बात खत्म है। वो आप मुद्दे बात में बताइए। मुद्दे आप लोग करवा रहे हो, खटाखट हो रहा है। एक मिनट, अरे आप सुनिए तो ना। वरुण जी मुद्दे पे आइए ना। वो जगदीश जी ने आप सवाल घुमा रहे हैं। जगदीश जी ने कहा कि सरप्राइज देंगे मनमोहन सिंह की तरह, जिसे चेहरे आप मान रहे हो चेहरे है ही नहीं। 1 मिनट सुन तो हम कोई चेहरा तिलक जी नहीं मान रहे हैं। इनको बता रहे हैं कि इनको वही 2004 याद दिला रहे हैं। सर आपने बोला मनमोहन सिंह की तरह हम सरप्राइज देंगे, आपने कहा ना। वरुण जी अपनी बात पूरी करिए, फिर प्रमुख साहब आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आप पूरे मोहल्ले चिल्ला रहे हैं कि हमारा दूल्हा एक ही है। शुरू करूंगा। जगदीश जी कह रहे हैं कि सरप्राइज देंगे। आप मुझे बीच में बहुत टोकते हैं, पता नहीं क्यों। वरुण जी आदत है ना सवाल करने की। आप मुझे प्लीज मत टोकिएगा। 2 मिनट जी। अनिल गर्ग जी ने रोड मैप की बात की। अब मैं रोड मैप हमारा सर फोन पास ले आइए प्लीज। इन्होंने कहा कि रोड मैप नहीं है कोई हमारे पास। अब मैं हमारे रोड मैप खाली 3-4 में गिनाऊंगा। मैनिफेस्टो तो बहुत बड़ा है। अनिल गर्ग जी को दे दीजिएगा, पढ़ लेंगे, या व्यक्तिगत नंबर दे दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। आप सुनिए, इन्होंने रोड मैप की बात की। 8500 हर परिवार की महिला के खाते में 8500 कांग्रेस पार्टी डालने जा रही है। दूसरा, महीने अग्निवीर योजना को हम खत्म कर रहे हैं। 30 लाख नौकरियां पक्की दे रहे हैं। नौजवानों को पहली बार नौकरी पक्की मिलेगी। 25 लाख तक का इलाज फ्री होगा। ये रोड मैप काफी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के झूठ को हराने के लिए? इतना पर्याप्त नहीं है अनिल जी? आप हमारा घोषणा पत्र पढ़ तो लिया करिए। एंटी इनकम्बेंसी का सहारा उनको होगा जिनको होगा। हमें पता है अंडर करंट क्या है, हम रोज बीच में जा रहे हैं। दूसरी बात, आपने जगदीश भाई से मुझे लड़वाने की कोशिश की कि ये दूसरा सरप्राइज की बात कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ मोदी जी है निश्चित रूप से, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, मतलब भारत देश की जनता है। हम ये नहीं कहते कि फलाने प्रधानमंत्री बन जाएंगे, फलाने प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस पार्टी है, ये पूरा देश जानता है। आपको जानकारी ना हो तो आप भी जान लीजिए। अब रही बात जिस एंटी इनकम्बेंसी के बलबूते पर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? अरे बनेंगे। आप चिंता करें, आप मोदी जी की चिंता करिए। आप मोदी जी की चिंता करिए प्रमुख जी। सीट ज्यादा आ जाएंगी। आप मोदी जी की चिंता करिए, कांग्रेस की चिंता आप ना करिए प्लीज। राहुल गांधी प्रधानमंत्री का आप मोदी जी की चिंता करिए, गठबंधन का चेहरा है या नहीं मोदी है? जी की चिंता करिए। अब मुझे लगता है मोदी जी का रिटायरमेंट है। 75 साल बाद आप किसको बनाएंगे? अभी तो आपके पास भी चेहरा नहीं है। 75 साल में रिटायरमेंट की बात की है। क्या मोदी जी रिटायर होंगे कि अपनी ही बात को गलत कह देंगे? मोदी जी इस बात मुकर जाएगी जैसे 100 करोड़ नौकरियों पर मुकर गए, जैसे 15 लाख पर मुकर गए, जैसे दाऊद इब्राहिम पर मुकर गए, जैसे 3 पर मुकर गए,
जैसे महिलाओं की सुरक्षा पर मुकर गए, जैसे बेरोजगारी पर मुकर गए, जैसे भ्रष्टाचार पर मुकर गए, जैसे महंगाई पर मुकर गए, जैसे अखिलेश पर मुकर रहे, क्या करेंगे? वापस हो जाएंगे? मोदी जी 75 साल में साहब वरुण जी मोदी एक जी की मिनट बात कौन? एक मिनट एक मिनट बताइए मोदी जी की बात कौन? आप मत बताइए आपका दूल्हा कौन है, छुपा के रखिए, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट अब आप लोगों की अपनी बात आ गई। एक मिनट प्रमुख साहब देश में एक बड़ा दिलचस्प बयान आया, एक बड़ा दिलचस्प बयान है। प्रमुख साहब गुस्सा मत होइए, सुन लीजिए एक मिनट वरुण जी प्लीज प्रमुख जी से पूछ लीजिए 75 साल बाद वरुण जी एक मिनट प्लीज, एक मिनट। प्रमुख साहब एक और दिलचस्प बयान आया, जगदीश सुन लीजिए एक मिनट, बहुत अच्छा बयान है। बयान तो मेरे भी यही आता है सर, आज की डिबेट में दूसरे प्रवक्ता को तो बयान आएगा ही नहीं किसी को। सर आप सत्ता में इसलिए बयान आता है ना, सत्ता में है इसलिए बयान आता है। देखिए आप मेरे बीच में बोलते हैं, मुझे रोकते हैं, मैं फिर भी अक्सर जो है कहता हूं कि अच्छा प्रवक्ता, आप अच्छे एंकर हैं, तो मैं कैसे आप जो रोक सकता हूं? नहीं, लेकिन आप वरुण जी की बात को भी नहीं मान रहे, उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। प्रमुख देवेंद्र प्रमुख तो इस बात में पक्का, वो भूलता नहीं अपनी लैंग्वेज। प्रमुख साहब आप डिबेट को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर पाएंगे, अब सुन लीजिए। नहीं करूंगा। हाँ मुझे मालूम है आप करेंगे नहीं, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट सर, एक मिनट मुझसे प्रमुख साहब देखिए, अब मुझसे ये उम्मीद मत करिए कि मैं आपसे पूछूं कि आम कैसे खाते हो। पूरी लोग कोशिश कर रहे हैं, रन बहुत कम है, 400 के नजदीक चले गए, एक से कुछ में से कुछ ही चीज चाहिए। ठीक प्रमुख साहब आप सुन लो ना, आप सुन लो एक मिनट प्लीज। अमित शाह जी का बयान होगा, बड़ा दिलचस्प बयान है, सुनिएगा प्रमुख साहब, बड़ा दिलचस्प बयान है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, एक बयान उनका जो है, पता नहीं शायद ध्यान कम गया, लेकिन बड़ा दिलचस्प बयान है, प्लीज सुनिए। 1 मिनट के लिए सोच लो कि घमंडिया गठबंधन इंडी अलायंस को बहुमत मिला तो उनका प्रधानमंत्री कौन होगा, बताओ तो जरा, कोई नाम है? अरे करनाल वालों बताओ, कोई नाम है क्या? चलो मैं एक एक कर पूछता हूं, शरद पवार बन सकते हैं क्या? अरे जोर से हाँ ना बोलना भाई, बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? अरविंद केजरीवाल बन सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? अब हंसना मत, जरा भी मत हंसना। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंसे यार आप, वो बड़े नेता है कांग्रेस के भाई, मगर बताओ बन सकते हैं क्या? प्रमुख साहब जी, कल तक तो आप हर मंच पर एक बात कह रहे थे कि प्लान बी नहीं होता, सिर्फ प्लान ए ही है हमारे पास, प्लान बी तब बनता है जब हम हार रहे हो। यहां तो कल तक आप मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इनकी सरकार बन भी सकती है, आज आप कह रहे हो कि 1 मिनट के लिए मान लीजिए इनकी सरकार बन जाए तो ये कॉन्फिडेंस क्यों हिल रहा आपका? ये कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, एक ये हिस्सा है हंसी का। ऐसा आपने देखा कि माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरह से हंसी के टटकारे के साथ ये चुटकुला छोड़ा है केजरीवाल जैसे नेताओं को, जिस तरह वो काम नहीं, करते तो फिर हैं, आप ये क्यों मान रहे हो 1 मिनट के लिए मान लो कि इनकी सरकार बन रही है? भाषा में जवाब देना भी हो जाता है। नहीं प्रमुख साहब, आप फिर ये क्यों मान रहे हो कि इनकी सरकार बन रही है 1 मिनट के लिए भी? नहीं, मैं नहीं बोल रहा। देखिए, एक क्वेश्चन को समझाने के लिए एक टीचर कितना प्रयास करे अपने स्टूडेंट के लिए, उसे मैथ के कितने सूत्र जो हैं बताने पड़ेंगे जो आसानी से उसकी समझ में आ जाए। ये मैथ है राजनीति, इसमें हर सूत्र की जरूरत है, और इसमें जितना सूत्र आसानी से स्टूडेंट पकड़ लेगा उतना ही आसान उसके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है तिलक सर जिसमें 1 नंबर भी नहीं कर सकता। बहुत शानदार और शॉर्ट की राजनीति के लिए विश्लेषण होना चाहिए। तो यानी आप 1 मिनट के लिए तो आज मान रहे हो ना कि इनकी सरकार बन रही है? नहीं, 1 सेकंड के लिए भी नहीं। नहीं, अमित शाह जी कह रहे थे, नहीं, अमित शाह जी कह रहे थे, अमित शाह जी भी कह नहीं रहे थे, वो आपको भी हंसा रहे थे, मुझे भी हंसा रहे थे। नहीं, लेकिन मैं हंसा नहीं, लाखों की संख्या में, लेकिन मुझे हंसी नहीं आई। आप कह रहे हो कि वो हंसा रहे थे, मुझे हंसी नहीं आई। उन्होंने कहा था हंसना मत, तिलक सर कई बार कहा था हंसना मत। अच्छा, सीरियस के कभी आप कहते हो डरना मत, कभी कहते हो कि हंसना मत। आप करे तो करे क्या?
खैर सरकार आपकी है। वरुण जी पहले आप, फिर उसके बाद गर्ग साहब और जगदीश जी, आप लोगों के पास फाइनल कमेंट। जल्दी जल्दी प्लीज, वक्त कम है, बोलिए। वो बात तो अमित शाह जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बात है कि भैया इनके पास तो चेहरा ही नहीं है। देखिए अभी वाराणसी में श्याम रंगीला जी का नामांकन, वरुण जी के ऑडियो में दिक्कत है। जगदीश जी जी वही बात घूम फिर कर आ गई। तिलक जी, बड़ी ईमानदारी से मैं कह रहा हूं कि अमित शाह जी का ये बयान जो आपने सुनवाया, ये स्पष्ट रूप से ये संकेत देता है कि ये मान चुके हैं कि अब इनकी सरकार आने वाली नहीं है। ये हमारी सरकार इंडिया की बनने के बाद वाला भाषण कि जब ये हमारे प्रधानमंत्री को इस तरह से इम्पीच करेंगे, इस तरह से उसको डिक्रेडिट करेंगे, ये उनका वही भाषण है जो इंडिया सरकार बनने की बाद वाली। ये अमित शाह जी मान चुके हैं कि अब इनकी सरकार आने वाली। वो आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि ये बता दीजिए आपका चेहरा कौन है। हमारा चेहरा कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जो संसद तय करेंगे चुनाव के बाद चेहरा तय हो जाएगा। चेहरा जब जीत करके आएंगे तो इंडिया गठबंधन। अनिल जी फाइनल कमेंट आपका। देखिए मैंने दो बातें कही थी, जगदीश जी और वरुण जी ने माना कि एंटी इनकम मिलती है। दूसरा मैंने रोड मैप की बात की, वरुण जी ने कहा कि नहीं हमारा रोड मैप है। अब रोड मैप को गिराने लगे कि हम महिलाओं को 8,500 रुपए प्रति महीना देंगे, 1 लाख रुपए हम बेरोजगारों को दे देंगे। ये रोड मैप नहीं है, ये फ्री बीज है। ये रोड मैप नहीं कहते साहब, आपने मैनिफेस्टो में बहुत सारे फ्री बीज नहीं, रेवड़ी पर हम खूब चर्चा कर चुके हैं। करेंगे तो देश का जो है भाजपा का प्रवक्ता बना के बैठा करिए तो समझ में आएगी कि आपने आने वाले 5 साल में क्या जगदीश जी किसको भाजपा प्रवक्ता लिखोगे आप हर रोज कहते हैं इनके भाजपा प्रवक्ता लिख दीजिए इनके आगे। ये लोग जरा निष्पक्ष बात करना सीखें यार, डिबेट में आते हैं। वरुण जी फाइनल कमेंट आपका प्लीज, 10 सेकंड सिर्फ वरुण जी का ऑडियो रहेगा। वरुण जी अगर मगर किंतु परंतु रायबरेली भी हार गए तो? नहीं, सवाल ही नहीं है। हम संभावनाओं पर थोड़ी जीते, हम आंकड़ों पर बात करते हैं, जमीन पर रहकर बात करते हैं, जनता के बीच रहकर बात करते हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है साहब। नहीं, संभावनाओं का खेल है बिल्कुल, हम ये कहाँ कहते हैं। लेकिन आप ये मान लीजिए कि 1% भी इस तरह की बात नहीं होनी है, और 1% भी ये भी नहीं होना कि मोदी जी तिबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। चलिए आप देखते हैं, दावे करिए, लेकिन बात बहुत अच्छी है, चलते चलते कह ही देते हैं। लालू जी से पूछा गया था कि भाई आप तो कह रहे थे कि भाई इस बार चुनाव हम जबरदस्त तरीके से जीत रहे हैं। पत्रकार ने सवाल किया था तो उस पत्रकार को बोले कि क्या बोलते कि हम हार रहे हैं, कि हम आपको ये बोलते हम हार रहे हैं। बोले यही तो हम बोल रहे थे, समझे नहीं आप। खैर ये सियासत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी आपका भी, वरुण जी आपका भी, प्रमुख साहब आपका भी, और गर्ग साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब 5 चरण पूरे हो चुके हैं, सेकंड लास्ट ओवर और लास्ट ओवर बाकी है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।